तो इतना ही दुख है। और क्षमा मांगनी थी तो पहले ही दिन ले लिए होते, किसान संगठनों को साथ में लेकर और सभी को साथ लेकर ये कानून बनाए होते। चलो फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उनका स्वागत है। दूसरी बात, आपने कहा वो क्यों नहीं रहे। इन 3 कानूनों की वापसी के साथ हमारी एक मांग थी, जो सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी गारंटी कानून, जो कि हर एक किसान के लिए, मेरे जितने भाई बैठे हैं, चाहे कोई भाजपा से हो चाहे कोई किसी पार्टी से, इन्हीं से पूछ लो इन्होंने कितने लोगों ने एमएसपी पर इस साल धान बेचा और कितने लोगों ने, अगर किसी ने बेचा भी है तो यहाँ के जो सेंटर है जो है वो किन लोगों के पास है ये सब लोग जानते हैं, और कितनी कितनी दलाली और कितने कितने पैसे उन पर चढ़े। अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो हर एक आदमी पे डंडा होगा, हर एक जो व्यापारी है वो एमएसपी पर ही किसान का दाम लेगा, जिससे किसान की हालत सुधरेगी। ये हमारी चौथी मांग थी। और एक मांग है हमारी, जो हमारे किसान भाई हैं जिन पर सभी स्टेटों में केस लगे हुए हैं, जो जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक हमारे आंदोलन चलता रहेगा। और तीसरा, जो राज्य मंत्री है जिसने जानबूझकर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, बयान दिए, उकसाया, जब तक वो सरकार का प्रकाश नहीं करती। आप ये बताइए कि जब हम कह रहे हैं कि हमारी दूरबीन से दूर दूर तक गुंडे नहीं दिख रहे, अभी अमित शाह जी रैली में बोल रहे थे लखनऊ में, लेकिन एक गुंडा उनके पड़ोस में खड़ा था, वो उनको नहीं दिख रहा था। कम से कम उसको बर्खास्त करें, उसके बाद में किसान अपना धरना उठाएंगे। जो भी आगे का संयुक्त किसान से कोई लेना देना नहीं है, हमारी अपनी मांगे हैं, जो सरकार पूरा करेगी हम उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिंह जी। दिनेश भारती जी, एक सवाल मेरा आपकी तरफ से कि सरकार एमएसपी कानून को क्यों नहीं बना रही, आखिर वजह क्या है? जब किसानों के 3 कृषि कानून वापस करने की घोषणा भी हो गई, इसके बाद एमएसपी पे ऐसा क्या है जो सरकार जो है एमएसपी कानून को क्यों नहीं बना रही? देखो मित्रों, अभी मेरे भाई कह रहे हैं ऐसा होता है कि कोई भी चीज का निर्माण किया जाए तो ऐसा नहीं है कि उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपना मकान बना रहे हैं और मकान अगर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी गृह प्रवेश के बाद जब आप उसके अंदर रहने जाते हैं तो आपको लगता है कि किचन इस जगह होनी चाहिए थी, आपका बाथरूम इस जगह होना चाहिए था। उसी तरीके से ये जो आंदोलन चला था, हम इस आंदोलन के विरोध में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस आंदोलन के विरोध में नहीं था, क्योंकि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हो सकता है कुछ मांगे ऐसी थी कि जो जायज़ थी, और हम लोगों को भी लग रहा था कि ये इसमें कानून में सुधार होने की आवश्यकता है। और लगातार उस पर पॉजिटिव वे में हमारे कृषि मंत्री जी से और हमारी सरकार से लगातार किसान नेताओं की बातचीत हो रही थी। लेकिन जब बातचीत अंतिम दौर में थी, फाइनल दौर में थी कि हाँ भाई किसानों को ये इसमें रियायत चाहिए, ये थोड़ा सा सुधार चाहिए, तो जब विपक्षियों को पता लगा, कांग्रेस को पता लगा, वामपंथियों को पता लगा और देश विरोधी ताकतों को पता लगा, तो उन्होंने कुछ किसानों, जो हमारे भोले वाले किसान भाई थे, इन लोगों को बहकाने का काम किया कि हमें एक तरीके से इसमें कोई सुधार नहीं चाहिए, केवल ये तीनों कानून वापस लें। पहले मांग थी इनकी कि इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक। जब लास्ट दौर में बातचीत आई तो उन्होंने कहा ये तो अब किसानों में और सरकार में समझौता हो जाएगा, मोदी जी का जो संदेश चला जाएगा, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो संदेश पूरे देश में चला जाएगा। तो वो विरोधी ताकतों ने बहका कर वो तीनों कृषि कानूनों को वापसी पड़ गया। जब वो किसान आंदोलन वापसी पड़ा, ठीक है, जो भी हुआ सब देश के सामने है, लेकिन कहीं भी मित्रों हमारी सरकार ने किसी भी किसान पे, सिंगल किसान पे कोई बल प्रयोग नहीं करा, किसी तरीके से भी उनके आंदोलन में किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया, किसी को भी इस तरीके की तकलीफ नहीं दी कि उन्हें आंदोलन करने की आजादी। पटेल जी, अगर कांग्रेस का समय था, जब सत्ता में सरकार होती है तो उसके पास बहुत तंत्र होते हैं, ताकत होती है उसके पास, चाहती तो हमारी सरकार ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम अंत्योदय पे काम करते हैं, सबका साथ सबके विकास की विचारधारा पे काम करते हैं,
आपको याद होगा मित्रों, 5 साल पीछे चले जाओ, थोड़ा सा हम लोगों को भूलने की आदत है कि जब बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस ने उनको किस तरीके से उठाया था। उनको सलवार पहन के भागना पड़ा था बीच में से, रात में उनका गुजार दिया था, उनको मारा पीटा था। और अगर वो सलवार पहन के नहीं भागते हो सकता था मित्रों रामदेव आज इस दुनिया में नहीं। तो ये फर्क है हमारे सरकार में और विरोधी सरकारों में, विपक्षियों में। अगर हम पॉजिटिव बात लेकर कहीं भी चलते हैं तो निश्चित उसका जो है सार्थक परिणाम आता है। और मित्रों ये जो किसान कानून हमारे प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं, ये किसानों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वापस लिए। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बहुत गलतियां थी तो वो वापस लिए। जब बच्चा भी अगर कोई जिद करता है तो बाप को उसके आगे झुकना पड़ता है कि चलो ये खिलौना दे दो। मित्रों इसलिए आपको इस चीज का स्वागत करना चाहिए कि आपकी बात को हमारे देश के अंदर कोई हमारे बीच में गलतफहमी पैदा ना कर सके, विदेशी ताकत हमारे बीच में ना घुस सके, आंदोलन भ्रष्टाचारी लोग हमारे बीच में ना घुस सके, हम किसानों को आपस में बांट ना सके कोई। हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे, सबका साथ सबका विकास के काम विचारधारा पे हम चलते रहेंगे। इसका संदेश देते हुए मोदी जी ने किसान आंदोलन वापस किया और किसानों का सम्मान किया। दिल्ली जाना चाहते हैं किसान आंदोलन। दूसरी चीज, इस किसान आंदोलन में जो 700 किसान जो शहीद हुए, अगर ये कोई निर्णय लेना था राष्ट्रीय नेतृत्व में तो उससे पहले देखिए जो, और मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी चीज बनती है तो ये नहीं है कि उसमें पूरी तरीके से सही है। आंदोलन भी तो इसी बात पर चला था। आंदोलन में भी तो यही कहा गया था कि भाई इस कानून में ये चीज सुधार की गुंजाइश है, सुधार करिए। लेकिन उसके बाद रद्द होने पर कहा चला गया, रद्द होने पर ये कानून किसान लोग क्यों चले, रद्द की मांग क्यों करें। एक आप यात्रा कर रहे हैं और उसमें आप लगातार विचार बदल रहे हैं तो वो क्यों, इसका जवाब हम लोगों के पास है। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वो चीजें उजागर हो कि किस तरीके से विदेशी ताकतों ने भी इस आंदोलन को भ्रमित करने का काम किया और हमारे कुछ भाई किसान भाई उसमें भ्रमित हुए और उस तरह चले। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया। आगे भी किसानों की जो मांग है उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है कि किसान हम पे भरोसा करते हुए वापस जाए और आने वाले समय में किसानों की हर समस्या का समाधान होगा। और मित्रों हमारे भाई ने कहा कि धान के सेंटर चलाने की, मैं इनमें से जानना चाहता हूँ कि जरा 4-5 साल पहले चले जाओ, तब क्या धान के सेंटर लगते थे, गेहूं के सेंटर लगते थे, केवल बैनर तक जाता था और कभी खरीद नहीं होती थी। आज मैं कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपनी जनता के बीच में ये बयान देता हूँ कि जो भी क्रय केंद्र पे किसान, जो भी क्रय केंद्र पे मेरी बातों का ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। जो किसान क्रय केंद्र की दलाल अगर किसान केंद्र पे पहुंचा तो उसके साथ निश्चित हम लोगों ने जो है लड़ाई का रुख अपनाया और रुख पैदा किया। क्वेश्चन सेंटर लगते थे। जब से सरकार आई है तीनों सेंटर बंद है। कहाँ है, क्यों बंद है? तो भाई आप बिल भी चाह रहे थे। आंसर 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 हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के विजय पटेल के हैं और वो ये कह रहे थे अब से 5 साल पीछे यहाँ सारे किसान बैठे हुए हैं, इनसे ये पूछना है कि 5 साल पहले हमने धान 1600 रुपए बेचा और आज धान मार्केट में 1300 रुपए बिका। मेरा 5 साल पहले और अमरिया से लेकर बिलहरा, कानपुर, इधर कहीं भी कोई सेंटर लगाया नहीं।
कोई बताया गन्ने का रेट इन्होंने कितना बढ़ाया अपने पूरे 5 साल में? किसानों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। आंसर। अच्छा, जो 25 रुपए भाई साहब कह रहे हैं बढ़ाया है, 25 रुपए 5 साल के बाद बढ़ाया है, वो भी कितने बढ़वाया है? वो किसान बेचारे 750 शहीद हो गया और 750 किसान मर गया, उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन किसी ने नहीं बढ़ाया है, उन्होंने कोई मजबूर में बढ़ाया है, एक नहीं बढ़वाते। और जब भाई साहब बात कर रहे हैं किसानों को 6 गाड़ी से गुजरा गया लखीमपुर में, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, आज तक मुख्यमंत्री को सस्पेंड नहीं किया गया है, आज तक मुख्यमंत्री 120 का उसके ऊपर मुकदमा है, उसको क्यों नहीं? तो अगर ईमानदार अगर सरकार जो है ये कहती है हमें सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो इनकी बहादुरी थी पहले उसको उसी दिन से सस्पेंड करते और उसको उसी दिन से जेल भेजते, आज तक क्यों उन्होंने क्या करा है? और जब किसानों की बात कर रहे हैं, आज से पीछे हर वर्ष सेंटर लगते थे, गेहूं के लगते थे, धान के लगते थे, लेकिन किसान को जरूरत नहीं पड़ती थी। व्यापारी उसके घर से माल उससे 10 रुपए बढ़ा करके उठा के ले जाता था। आज किसान को रोना क्यों पड़ रहा है? ये सिर्फ बनिया का खरीद रही है, बड़े आदमी का खरीद रही है, और जो उसको आज भी फर्दे लगा कर जा करके देखो, वो फर्दे मंगा करके उसके खातों में पैसे ट्रांसफर करा के उसका कर रहे हैं, लेकिन किसान लुट गया। आज तक किसान का धान कह रहे किसका धान लौट गया है? मेरा अपना धान 20 तारीख का टोकन मेरा और एक 22 तारीख का टोकन मेरा, 2 बार मैं काटे पर गया हूँ। मैंने तहसीलदार से HMO साहब से बात करी, लेकिन किसी ने उसका हाथ तोड़ने का उसका शिक्षा भी नहीं हुआ। और जवाब क्या आप अभी जैसा पटेल जी ने कहा, हर सरकार चुनाव मैदान में असफल कर सकती है और सभी दलों का अपना एक घोषणा पत्र होता है। 5 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, उससे पूर्व में चुनाव में एक घोषणा पत्र जारी किया गया और वो घोषणा पत्र 5 साल में पूरा करना था समाजवादी पार्टी भैया। पत्र में कहा गया था कि हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम अपने बीच से जो बाजारों में तहबाजारी थी हम उसे माफ करेंगे, सिंचाई का पानी मुफ्त करेंगे, बच्चों को लैपटॉप देंगे। उन्होंने तमाम जो भी अपने घोषणा पत्र में कहा था वो 2 साल में पूरा किया। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि भाजपा की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम हर खाते में गरीबों के 15-15 लाख रुपए डालेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल की सरकार में, भाजपा की सरकार में आज किस किसान की आय दोगुनी उन्होंने कर दी? जो किसान इस सरकार में खाद के दाम बढ़ा दिए, खाद 45 किलो का कट्टा कर दिया, खाद में भी चोरी, उनके रेट में बदतोड़ी, मतलब हर तरीके से किसानों की आय दोगुनी करने से किसानों को और कमजोर करने का काम भाजपा सरकार ने किया। रही बात इस बात की जो उन्होंने कहा था कि 5 साल पहले का, देखिए कि कहाँ सेंटर लगते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में वारदाना के पैसों तक सारी व्यवस्था होती थी और बाजार से रेट सामान का होता था और किसानों के खेतों से समाजवादी पार्टी की सरकार में खरीद होती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इनके घोषणा पत्र में 5 साल की सरकार पूरी हो चुकी है, इन्होंने कौन से घोषणा पत्र पर अमल किया? डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है, वो हमारे तो सवाल हमारे किसान सेंट्रो वाला समाजवादी ओर से किया था कि घोषणा पत्र में जो कहा गया था उस पर सरकार पूरी तरह से खरी नहीं, जैसे 15 लाख खाते में देने की बात कही थी, घोषणा पत्र में और भी सवाल थे। जैसे मेरे भाई ने कहा कि हमारे पास सेंट्रो की वीडियो है, 5 साल पहले की वीडियो है किसी के पास? अगर सेंटर चलते थे तो मेरी बात को देखो, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी, मेरी बातों का भी जवाब दो और जवाब ना दे पाओ तो सच को स्वीकार करने की ताकत है। आप कह रहे हैं कि आपके सेंटरों का हमारे पास वीडियो, ठीक, अच्छी बात, वीडियो इसी का तो है, सेंटर वहाँ चल रहा है, अब वहाँ क्या हो रहा है वो एक अलग बात, लेकिन 5 साल पहले सेंटर चल रहे थे, इसका वीडियो है किसी कोई दिखा सकता है आपको?
अगर आपकी बातों में ये दम है, यहाँ हमारे सेंटर चल रहे थे तो वो वीडियो मुझे दिखाओ। क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो है इन पार्टियों के अदरवाइज आप ले जा रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पे ले जा रहे हैं, किसी एक पार्टी पे ले जा रहे हैं। तो आपका नंबर एक बात ये भैया यार सेट अभी आप आजम खां को लेकर चलती, तो आजम खां को मुद्दा नहीं है यहाँ पे। देखिए सुनिए, पहले आपने कहा पटेल जी ने सिर्फ एक वाले सवाल जो पढ़ी लिखी कौम बैठी, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा है, ये कह रहे 5 साल पहले का वीडियो है साहब क्या? ये कोई मतलब बात नहीं। ये गवर्नमेंट जब से आजादी के बाद से जब हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जिसकी भी बनती रहे, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। किसानों का गन्ना धान चीजें खरीदती रहती है, इसका रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड 5 साल पुराना जरा जिले का रिकॉर्ड मंगाइए, गवर्नमेंट ने कितना गन्ना खरीदा, सेंटर में आप पता लगे क्या पढ़े लिखे लोग बैठे, पढ़े लिखी बात नहीं करी। दूसरी बात ये है, हिंदुस्तान जो है जमहूरी निजाम है और यहाँ पर पहले सुन ली, पहले आप करें सेंटर कहाँ चल रहा है? सेंटर कभी नहीं चले। हिंदुस्तान का पूरा आंकड़ा निकाल लीजिए, ये भंडारण कैसे हो रहा है हिंदुस्तान में गवर्नमेंट का? ये अनाज कहाँ चले आएगी इमरजेंसी में अगर खरीद नहीं, सेंटर नहीं चल रहे? क्या देखिए, हिंदुस्तान जमहूरी निजाम हो गया, हिंदुस्तान जमहूरी निजाम है और यहाँ की 70% आबादी देहात क्षेत्रों में किसानों की है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बेहतरीन मुल्क इसलिए है क्योंकि किसी भी दुनिया में अल्लाह इस पर गाट ने ऐसी प्रकृति नहीं बनाई है कि जहाँ पर जिस कंट्री में सारी चीजें पैदावार हो। सिर्फ दुनिया का एक वाहिद मुल्क ऐसा है हिंदुस्तान, जहाँ पर सब कुछ पैदा होता है, सब किसान अपनी मेहनत और लगन से पैदा करता है। उसके साथ हिंदुस्तान में ये सरकारें भारत की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये किसानों पे, छात्रों पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे जुल्म अत्याचार कर रही है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। ये हिटलरशाही हुकूमत चला रही है। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में किसानों पे, मजदूरों पे और गरीबों पे कितना काम किया वो बताए, और हमने कितना काम किया हम बताए। पूछो अरे अखिल भाई से शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। देखिए, ऐसा होता, मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि हम लोग बहाव में बह जाते हैं। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। सब जानते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर कीले किसने लगाई, कोई छुपी हुई बात नहीं है। सब जानते हैं कि एमएसपी के रेट पे सरकार कन्नी काट रही है। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, सदाशिवराव गोलवालकर इनकी पार्टी का अध्यक्ष है, हमारा तो नहीं है। सदाशिवराव गोलवालकर की किताब पढ़िए, ये जो कह रहा है सबका साथ सबका विकास, ना हो कॉपी मुझसे ले लीजिए, कॉपी मैं दे दूंगा। वो अपने प्रियम्बल में लिखता है कि जिस देश के अंदर पता ही इनकी बौखलाहट देखिए, अरे बौखलाहट देखिए। सदाशिवराव गोलवालकर की किताब में लिखा है 1940 दलित भारत का नागरिक नहीं है। अरे 30% दलित है भारत के अंदर और 20% मुस्लिम है। हिंदुस्तान क्यों है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकारें तो वहां पर भी हैं जहां पे तानाशाही है। भाई सरकार तो सीरिया में भी है जहां तानाशाही है, लेकिन भारत की सरकार क्यों कहलाती है? क्योंकि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। जितनी अच्छी यहाँ सरकार होती है उतना ही स्वस्थ लोकतंत्र भी होता है, इसीलिए सरकार अच्छी चलती है। सरकार अच्छी चलने का मतलब तो सदाशिवराव गोलवालकर ने क्या लिखा था 1942 अपनी बुक के प्रियम्बल में, जो सरकार जो देश दलितों, मुसलमानों, ठाकुरों को बराबर का अधिकार देता है, मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। इससे अच्छा मैं अंग्रेजों का कानून समझता हूँ। ये सदाशिवराव गोलवालकर जी के शब्द हैं, जो 1975 तक आरएसएस के प्रमुख रहे। कोई छोटे मोटे आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस गाँव में बैठा हुआ शादाब की बात नहीं हो रही। सदाशिवराव गोलवालकर, मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए, मेरी बात। दूसरी विकास की बात यह है, आपका इतना बता दीजिए, आप विकास आपको इतना बता दीजिए कि 2014 में तेल का रेट 68 रुपए था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, भारत में 71 रुपए और डीजल का 50 रुपए। ठीक है, उस टाइम में